Hello everyone. In previous class, we discussed NEET paper and NEET 2021 पेपर और उसको हमने दो पार्ट्स में डिस्कस किया अभी तक। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 5 to 10 और हमने ये उसकी 1 to 1 मैपिंग भी करी अपने DT's क्लास के नोट से और मैं बताया कि किस तरह से देखिए क्वेश्चन जो हैं वो सिमिलरली नोट्स में कराए गए हैं। तो आज हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 11। यू कैन सी ये क्वेश्चन कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है, ये मतलब जूनियर क्लासेस में भी पूछा जा सकता है। इनफैक्ट इतना इजी क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट s फ्रॉम द surface ऑफ द अर्थ at a certain height. Its kinetic energy is 3 times that of its potential energy. The height from the surface of the earth and the speed of the particle. So basically this question belongs to the category of law of conservation of mechanical energy, considering earth and the particle as a system, because they are not applying, there is no external force acting on the system, potential energy being the internal energy. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई कि हमारा जो टोटल एनर्जी इनिशियली था वो कितना था बताइए, mgs था। देखिए अच्छा, रास्ते में आते समय इसकी जनरल हाइट आप mgh मान लीजिए, जबकि इसकी काइनेटिक एनर्जी वहाँ हो गई हाफ mv²। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से दोनों एनर्जीज बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी काइनेटिक इसकी पोटेंशियल के 3 गुनी है, यानी जो हाफ mv² है उसको आप 3 mgh लिख सकते हैं। तो बताएं आप 4 mgh की वैल्यू mgs के बराबर हो गई कि नहीं हो गई? तो इससे क्लियरली h की वैल्यू s/4 आती है। अब आपको चाहिए उस पॉइंट पे स्पीड, तो आप वापस इक्वेशन नंबर 1 पे जाइए। अब आप mgs लिखिए, mgh की जगह mgs/4 लिखिए और प्लस हाफ mv² लिखिए। आई एम सॉरी, mgs/4 लिखना था मुझे, मैंने mgs/2 लिख दिया। और आप इसको सॉल्व कीजिए तो मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, यू विल गेट 3gs/2 अंडर रूट। तो आपको ये जो है फोर्थ आंसर इसका मिलता है। तो पहले तो इसको सेव करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ाया है और इस पर इससे भी मुश्किल है ना, हर लेवल के क्वेश्चंस हम लोगों ने कराए हैं इस पर। ठीक है, आप साफ साफ देख सकते हैं। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ाया हुआ है। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की का जो सम होगा इन दोनों एनर्जीज़ का वो कंजर्व होता है अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर नहीं लग रहा है तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आता है रेडियो एक्टिविटी का। क्वेश्चन कहता है द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड इज़ 100 आवर्स। हाफ लाइफ 100 आवर्स दिया हुआ है। द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर्स। 150 घंटे के बाद कितना फ्रैक्शन बचेगा? तो आप अगेन देखिए ये कितने हाफ लाइफ्स हुए आप खुद बताइए। ये हुए, देखिए नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का फॉर्मूला होता है n/n0 इक्वल टू हाफ टू द पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। n इज़ नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। क्या हम इसे कर सकते हैं? तो देखिए फ्रैक्शन निकालना है हमें और क्या हमें 1.5 गुना ऑफ हाफ लाइफ दिया हुआ है यहाँ पे। 150 मीन्स 1.5 गुना हुआ ना। सो यू कैन राइट हियर 3/2। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 2√2। करेक्ट। तो रेशियो हमारा होगा 1/2√2। तो हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 2। ठीक है। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। देखिए और देखिए ये हमने ये सारा रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला ये देखिए यहाँ पे हमने किया हुआ है। इस पे बड़े सारे क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं मैंने। तो ये देखिए ये भी हमारे नोट्स में कवर अप होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज़ अ गुड क्वेश्चन। अ कप ऑफ कॉफ़ी cools from 90 degrees Celsius to 80 degrees Celsius in T minutes when the room temperature is 20 degrees Celsius.
The time taken by a similar cup of coffee to cool from 80 degrees Celsius to 60 degrees Celsius at a room temperature of 20 degrees Celsius again. So this question is based on Newton's law of cooling, right? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे ये बेस्ड है. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है भाई कि रेट ऑफ कूलिंग यानी चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम इज सम नेगेटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग. याद रखिए टी जो है वो टेम्परेचर ऑफ बॉडी है, बॉडी कह लीजिए या लिक्विड कह लीजिए वट, और टी नॉट जो है वो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स है. ये कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में. और ये तभी एप्लीकेबल होता है जब टी और टी नॉट का ये जो डिफरेंस है ये 50 डिग्री सेल्सियस से उससे कम हो, ये स्मॉल रहेगा, तभी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को अप्लाई कर सकते हैं. बहरहाल यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल होगा. अब इसको मैंने जो सॉल्व करने का तरीका सिखाया है वो सिखाया एवरेज या मीन मेथड से. ठीक है, क्या हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी in the first case divided by change in time in first case upon delta t in second case divided by change in time in second case. और यहाँ हम लिखेंगे, अगर माइनस और के कैंसिल कर लें दोनों केस का, तो हम लिखेंगे फर्स्ट केस का t1 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई सेकेंड केस का t1 माइनस t2 माइनस टी नॉट. लेकिन एक पंगा है यहाँ पे. फर्स्ट केस में तो हमारा टेम्परेचर 90 से 80 दिया हुआ है, यानी टेम्परेचर तो दो वैल्यू है, हम किसको T1 लिखेंगे. और सेकंड केस में ऐसे ही 80 से 60 दिया हुआ है, हम किसको लिखेंगे. तो इसका उपाय मैंने ये बताया है कि आप यहाँ पे एवरेज लिख दो या मीन लिख दो इन दोनों का. सो इट इज़ T1 मीन एंड T2 मीन. दिस इज़ द बेस्ट एंड द फास्टेस्ट मेथड टू डू दिस क्वेश्चन. तो आप यहाँ मीन वैल्यू लिख दीजिए. आप समझ रहे हैं मेरी बात को. तो अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. लेट्स पुट द वैल्यू. तो बताइए फर्स्ट केस में आपका चेंज इन टेम्परेचर कितना है. सो इट इज़ 90 to 80. सो -10 डिग्री सेल्सियस आपका चेंज हो गया, और उसमें आपका टाइम लेता है ये टी मिनट्स. तो टी मिनट्स लिख दिया मैंने. दूसरे केस में अगेन आपका टेम्परेचर चेंज है 20 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव, कम हो रहा है टेम्परेचर ना. इसका टाइम हम नहीं जानते तो हम इसको टी डैश मिनट मान लेते हैं. आप समझ रहे हैं मेरी बात को. T1 मीन की वैल्यू हो जाएगी 90 और 80 का मीन हो जाएगा 85. टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 20 डिवाइडेड बाई 80 और 60 का मीन हो जाएगा 70 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स. अब ज़रा हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे. तो देखिए टी डैश चला जाएगा हमारा ऊपर, टी आ जाएगा नीचे, और नीचे में बचेगा 2. तो यहाँ बेसिकली 2t बचेगा. 85 में से 20 माइनस करेंगे तो वहाँ हमें मिलेगा 65, और नीचे में हमें मिलेगा 50. सो इट इज़ बेसिकली 13 divided by 10. Am I right? So what is the value of t dash? So t dash is basically 13 by 5 multiplied by t. ये बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का. तो आंसर नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर. आई एम सेविंग दिस आंसर. यू विल गेट ऑल दिस. आई विल मेक अ PDF of this and I will try to put that in the link of that in my description later on after I complete the paper. तो अब आप देखिए हमने क्या ये कराया है. जी हाँ, देखिए हमने ये कराया है, और अब देखिए एग्जैक्टली सेम तरह के क्वेश्चंस, बस वैल्यू का अंतर है. आप बेसिकली देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ क्लोज आर वी, हम कितने नज़दीक हैं इस तरह के क्वेश्चंस के. आप देखिए ये क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए. वैसे इसके हमने और भी मेथड्स कराए हैं, बट जो बेस्ट मेथड है वही आपको सिखाया है. आप देखिए, a bucket of water cools from this to this in this time. How much time will it take to cool from this to this? Exactly the same question we have done. Exactly the same question. ठीक है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अलग हैं. सो दिस इज़ हाउ प्रिसाइज वी आर. उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम. द number of photons per second on an average emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer when it delivers a power of 3.3 milliwatt will be. Now, clearly this is the question belonging to photoelectric effect, quantum theory and photoelectric effect. Now let me explain you how to find the number of photons, the relation between number of photon emitted per second and the intensity of the power of the light. देखिए
देखिए एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, तो एनर्जी कैरिड बाई एन फोटोन्स जो हो जाएगा वो एन एच न्यू हो जाएगा। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी टी लिखते हैं, तो ये आएगा एच न्यू डी एन बाई डी टी। नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड का वैल्यू होगा, डी बाई डी टी को हम पावर लिख सकते हैं, पी बाई एच न्यू, और न्यू की जगह हम लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा, लैम्डा चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब डेटा देखिए, हमें डी एन बाई डी टी निकालना है, तो पावर की वैल्यू दी हुई है 3.3 इंटू 10 की पावर -3, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, 600 नैनोमीटर, और एच की वैल्यू दी हुई है 6.67, 10 की पावर -34, और वेलोसिटी ऑफ लाइट हम जानते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है। तो अगर इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे ख्याल से यहाँ पे आएगा, देखिए नीचे में 1/2 और ऊपर का 2, ये तो सारा कुछ कट जाएगा, तो 10 की पावर जोड़ लें, तो नीचे में है -34 + 8 दैट इज़ -26, और ऊपर में है 9 3 12, -12 + 2 यानी -10। ठीक है, तो 10 की पावर -10 है ऊपर, और नीचे है 10 की पावर -26। तो ये भाई साहब 10 की पावर 16 हमारा आंसर है। इतने फोटोन्स पर सेकंड निकलेंगे, आंसर इज़ थर्ड। तो मैं इसको करता हूँ सेव, और मैं दिखाता हूँ आपको कि वी हैव डन द एग्जैक्टली सेम इक्वेशन। यही नहीं, इस पे क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं मैंने। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, और नंबर ऑफ़ फोटोन्स पर सेकंड निकालने के लिए भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं। तो ये कहानी है। तो ये देखिए, ये हमारे मॉड्यूल का जो पहला एग्ज़ाम्पल है वो एग्जैक्टली जो है वो सेम क्वेश्चन है। हमने फ्रीक्वेंसी दे रखा है, उन्होंने वेवलेंथ दे रखा है, तो ये मैं आपको दिखलाना चाहता था। अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो है कि अ बॉडी इज़ एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ फ्रीक्वेंसी n, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज़। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है वो SHM के ऑसिलेशन के टाइम पीरियड के हाफ होता है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ऑब्वियसली डबल हो जाएगी, तो आंसर इसका 2n होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ हमारे नोट्स में, ये देखिए हमने ये बात लिखी हुई है, ये पढ़िए। द काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ k and u ऑफ अ पार्टिकल in SHM also vary simple harmonically with angular frequency 2 omega and with time period t/2, where t and omega are the time period and angular frequency of SHM। बहुत संक्षेप में अगर हम इसका प्रूफ लिखना चाहें तो हम मान लेते हैं कि हमारा x = a sin ओमेगा t, ये है हमारा SHM का इक्वेशन, जहाँ पे ओमेगा का मतलब 2π/T। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम लिखते हैं हाफ kx², या हम कह सकते हैं हाफ k की वैल्यू m⍵² होती है, एज यू ऑल नो इन SHM ओमेगा इज √k/m। तो हाफ m⍵² a² sin² ω/t। ठीक है, अगर आपको ये पता है k = m⍵² होता है, जो कि मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट जो होता है दैट इज़ k, और वो भी बता देता हूँ आपको, फोर्स का मैग्नीट्यूड आप kx लिखते हो और उसी को आप m⍵²x भी प्रूव करते हो, तो यहाँ से k की वैल्यू m⍵² के बराबर होती है। एनीवेज, तो ये आ गया हाफ के जगह 1/4 m⍵²a², और sin² ω/t को मैंने 1 - cos 2 ω/t लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2 ऑफ कोर्स, जो कि 1/2 के साथ चला गया।
तो वहाँ 1/4 हो गया। अब आप गौर से देखो कि दिस इज़ ऑल्सो हार्मोनिक फंक्शन और इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी है 2 ओमेगा, जबकि SHM की एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी थी ओमेगा। तो यहाँ पे इसका प्रूफ है और ये प्रूफ हमने सारा अपने नोट्स में कराया हुआ है और हमने प्रूफ के साथ साथ ये भी बताया हुआ है कि ये कैसे आता है। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये थे हमारे अभी के 5 क्वेश्चन। अगले पार्ट में हम फिर से 5 क्वेश्चंस लेके आएंगे एंड ग्रेजुअली हम इसी तरह से 1 to 1 मैपिंग करेंगे इस पूरे चैप्टर का अपने नोट्स के साथ। तो अगले पार्ट तक के लिए थैंक यू सो मच।